हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? लॉज ऑफ, सबसे पहली चीज़ हमने आपसे बताया था कि इसको हम लोगों किसने प्रपोज किया था? इसको वान हाफ जी ने प्रपोज किया था। तो इसीलिए हम लोग वान हाफ लॉज भी इसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, कल जैसा कि आपने पढ़ा था लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे थे, और लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में पहला हमने कल बताया था बॉयल वांट हाफ लॉ। कल हमने बता दिया था आपको, जैसा कि हमने आपको बताया था, क्या चीज बताया था भाई? अगर आपको याद हो तो आपको आइडिया भी होगा, है? हमने बताया था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाता है, यानी आप इसको देखिए, प्रेशर जो होता है, क्योंकि सोल्यूशन केस ले रहे हैं तो प्रेशर जो होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप दिखाते हैं, यानी P/C इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आया था। और C बराबर अगर हम लोग ले लें क्या चीज, 1/V, C इज इक्वल टू 1/V ले लें तो क्या हो जाएगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। यही आपका क्या है, आपने पढ़ा है, यही बॉयल्स लॉ। यही क्या है? बॉयल्स लॉ है, जिसको आपने गैस के लिए पढ़ा हुआ है। तो कल इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो इस हिसाब से आपने बताया था PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसके प्रीवियस वीडियो में आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, इससे पहले वाला वीडियो जो है अपलोड हुआ है उसको आप देख सकते हैं भाई। ठीक, आज हम लोग नेक्स्ट लॉ पे चल रहे हैं। दूसरा लॉ जो है हमारा वो क्या है? चार्ल्स लॉ, वांट हाफ चार्ल्स लॉ। तो हटा रहे हैं इसको, कल का हो गया था, आज देखते हैं इसको। अगर हम लोग इसकी बात करें तो आइए देखते हैं दूसरा। हाँ, हाँ बोलो। अगर आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा तो चार्ल्स लॉ में एक चीज पढ़ा है कि देखिए, आपने चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा है? चार्ल्स लॉ में आपने एक चीज पढ़ा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ फॉर गैस के लिए। और यहाँ पे प्रेशर को क्या करते हैं? कांस्टेंट करते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, और आपने पढ़ा होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी VT इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, ये चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि जैसे ये चार्ल्स लॉ के लिए मतलब गैस के लिए है चार्ल्स लॉ, वैसे ही ये लॉ सॉल्यूशन के लिए, ठीक? सिमिलर टू चार्ल्स लॉ, सिमिलर टू चार्ल्स लॉ फॉर गैसेस, सिमिलर टू चार्ल्स लॉ फॉर गैसेस। जैसे गैस के लिए चार्ल्स लॉ होता है, और अकॉर्डिंग टू दिस क्या कहा गया है? फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन, फॉर ए
given concentration of a solution the osmotic pressure is directly proportional to the absolute temperature अर्थात टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक, यानी हेंस आप लिख सकते हैं, मैथमेटिकली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं P का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर T। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पे देखें तो P/T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। P/T यहां पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन। एक कंसंट्रेशन दीजिए, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के हिसाब से आपका जो P/T जो है वो कांस्टेंट होगा। P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन। ओके भैया, अगर हम इसी पे एक डाटा ले लें और उस डाटा की सहायता से आपको समझाएं तो देखिए हमने क्या कहा कि एक डेटा लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। डेटा भी देख लीजिए, जैसे हम लोग लेने चल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, एक डेटा लेने चल रहे हैं, डेटा ऑस्मोटिक प्रेशर ले रहे हैं आप इस सुक्रोज सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ले रहे हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे देखो T लिया डिग्री सेल्सियस में, T लिया डिग्री सेल्सियस में है, एक हो गया। दूसरा ले रहे हैं T लिया डिग्री केल्विन दिखा दे रहे हैं, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर लिया इन एटीएम, और फिर जो है P/T रेशियो ले लिया। ये आपका हो गया, ये आपका जो है एक डेटा हम बना ले रहे हैं, और डेटा आपको जो है सीधे सीधे दिखाई भी देगा, टेंशन न लीजिए। तो पहला डेटा हम लोग ले रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस का, तो 273 हो गया। इसका 2.43 आ रहा है, इसका 2.43 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है 0.00890, ये ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है। हमने फिर लिया किस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे लिया, तो इस 283 हो जाएगा। 283 पे 2.50 आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.0083, 0.00883, ये आ गया। हमने 20 डिग्री सेल्सियस लिया, हमने किस पे लिया 20 डिग्री सेल्सियस लिया, 20 डिग्री सेल्सियस पे 293 हो गया। प्रेशर जो आ रहा है वो 2.59 आ रहा है, 2.59 आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.00884 आ रही है। फिर हमने 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया, 25 का मतलब 298 केल्विन हो गया, और इसका जो प्रेशर आ रहा है 2.63 आ रहा है,
और इसकी वैल्यू आ रही है 0.000883। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है उस डेटा में देखिए P/T रेशियो देखिए ध्यान से। P/T रेशियो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको देखिए 0.008, 0.008 आप अलग अलग टेम्परेचर पे ये डेटा निकाल रहे हैं और किसका, सुक्रोज सोल्यूशन का अलग अलग डाटा निकाल रहे हैं और उस पे अलग अलग डेटा पे आप जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे हैं और P/T रेशियो जो है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है भाई। ये ध्यान दीजिएगा, जो P/T रेशियो है वो आपका कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, जो आप इसको देख करके अनुमान लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस हिसाब से आप इसको बता सकते हैं और जिसको देखें। ठीक, तो हमारा ये P/T कांस्टेंट है, वो इंडिकेट करता है कि ये सिमिलर है, मतलब ये वेरीफाई कर रहा है चार्ल्स वान हाफ लॉ। ये जो डेटा दिया गया है ये हमें वेरीफाई कर रहा है, चार्ल्स वान हाफ लॉ को जो है वेरीफाई कर रहा है। आइए इसी में आगे चलते हैं। डन हुआ भाई? इसके बाद तीसरा है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन on osmotic pressure, osmotic pressure, combined effect of temperature and concentration on osmotic pressure। इसी को हम लोग कहते हैं वान हाफ थियरी। इसी को क्या कहते हैं, वान हाफ theory for dilute solution, want half theory for dilute solution कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, want half theory for dilute solution। तो देखिए, अगर हम इसी को थोड़ा सा देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। पहला लॉ पढ़ा था अकॉर्डिंग टू want Boyle-Watt's हाफ लॉ, आपने इसको पढ़ा था बॉयल्स वांट हाफ लॉ। और इसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ये क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। P is directly proportional to C और according to Charles want half law, according to Charles want half law ये क्या होता है, P is directly proportional to T ना, for given concentration, जो कंसंट्रेशन दिया रहेगा फॉर गिवन कंसंट्रेशन। तो चूंकि सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक, तो आप दोनों को कंबाइन कर लीजिए, दोनों कंबाइन द एबव रिजल्ट्स, कंबाइन द
एबव रिजल्ट्स, अगर इस रिजल्ट को कंबाइन कर लेंगे तो ये भी P और ये भी P, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT आ जाएगा। प्रोपोर्शनल हटेगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CST ले लेते हैं। S क्या है? S जो है यहाँ पे ले रहे हैं सोल्यूशन कांस्टेंट ले रहे हैं, सोल्यूशन कांस्टेंट ले रहे हैं, whose values, इसकी वैल्यू क्या है? whose values are equal to R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है उसी के समान जो है इसकी वैल्यू होती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। S की वैल्यू, S जो है सोल्यूशन कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू जो है वो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हटा देंगे, यहाँ पे प्रपोर्शनल हटा देंगे तो ये आ जाएगा। C बराबर क्या होता है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप ऐसे रख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं क्या? P इज इक्वल टू, C की जगह रख दीजिए N/V ST, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NST, PV इज इक्वल टू हो जाएगा NST। PV इज इक्वल टू NST। ये क्या है? इक्वेशन इज सिमिलर टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के सिमिलर। अगर आप देखिए वहां पे क्या पढ़े हैं? PV बराबर nRT, वहां पे क्या पढ़े हैं? PV बराबर nRT, ये ध्यान दीजिएगा। PV is equal to NST। अगर हम n बराबर 1 रख लें तो if नंबर ऑफ मोल्स बराबर 1 हो जाए, देन PV is equal to ST, देन PV is equal to ST के बराबर हो जाएगा। PV की वैल्यू जो है वो सोल्यूशन कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। इसको आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये आइडियल गैस इक्वेशन के सिमिलर आ रहा है ना, जो इक्वेशन आपने लिया है वो किसके सिमिलर दिखाई दे रहा है? आइडियल गैस इक्वेशन के सिमिलर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस इक्वेशन इज सिमिलर टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, सिमिलर टू आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, therefore want have put forward the following जनरलाइजेशन। कुछ बातें इन्होंने बताई। वांट हाफ जी ने इस इक्वेशन के हिसाब से कुछ बातें जो बताई वो ये है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डायल्यूट सॉल्यूशन का, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डायल्यूट सॉल्यूशन is osmotic pressure of a dilute solution is equal to the pressure, is equal to the pressure
इक्वल टू द प्रेशर, इक्वल टू द प्रेशर which the solute would exert, which the solute would exert if, which the solute would exert if it were a gas, if it were a gas. क्या है? अगर ये गैस है तो क्या डेवलप करेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर एंड occupies the same volume as solution, occupied the same volume as solution. लिख लीजिए इसको पहले लिख लीजिए तो फिर बताएं आपको। क्या स्टेटमेंट दिया इन्होंने? हमने कहा ये जो PV बराबर NST है, PV बराबर NST है, वो PV बराबर NRT के इक्वल है, PV बराबर NRT के इक्वल है। अगर इसी इक्वेशन को हम लोग देखें तो इक्वेशन इज सिमिलर टू आइडियल गैस इक्वेशन, देयरफॉर वांट हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग जनरलाइजेशन। इन्होंने क्या कहा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का है वो इक्वल होगा किसके? प्रेशर के जो सल्यूट एक्सर्ट कर रहा है जब वो गैस फॉर्म में एट द सेम टेम्परेचर एंड ऑक्युपाइज द सेम वॉल्यूम एज सॉल्यूशन। जैसे वो सॉल्यूशन में ऑक्युपाई कर रहा वॉल्यूम वैसे वो गैस फॉर्म में होगा तो भी वो सेम वॉल्यूम को ऑक्युपाई है। और इस रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वांट हाफ थ्योरी। दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज this is called the theory of या वांट हाफ थ्योरी कर लीजिए, वांट हाफ थ्योरी ऑफ dilute solution, want half theory of dilute solutions. हो गया भैया? एक देखिए यहाँ पे एक इंसिडेंट भी आपको दिखाई दे रहा है। आपने बताया PV इज इक्वल टू NST, PV इज इक्वल टू NST। अगर आप ध्यान दीजिए, देखिए गौर से, PV की वैल्यू आपने क्या कह दिया? PV अपान ST पूरा कर लीजिए, इज इक्वल टू N कर लीजिए। ऐसे समझिए इसको, ये वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये वैल्यू कांस्टेंट है
तो ये भी वैल्यू तो कांस्टेंट होगा, मतलब दोनों बराबर हैं तो ये वैल्यू बराबर ये है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है ना। तो अगर आप इंसिडेंटली देखिए तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से, इफ टू सॉल्यूशन, इफ अगर हम ले रहे हैं इफ टू सॉल्यूशंस, क्या क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम हो, दो सॉल्यूशन जिसका प्रेशर वॉल्यूम, चूंकि S तो क्या है, S जो है वो सॉल्यूशन कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है, S जो है सॉल्यूशन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमेशा हम लोग कितना लेंगे, 0.0821 लीटर, एटीएम, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स लेंगे, ये फिक्स है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, यही वैल्यू हम लोग हमेशा रखेंगे सॉल्यूशन वाले में, ये ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। R की वैल्यू जो है, जो होती है वही सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। तो हमने अभी आपसे क्या कहा, अगर दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये कौन सा नियम है, पढ़ा है आपने, अगर आपको याद हो, दिस इज जस्ट सिमिलर टू अवागाद्रो लॉ, अगर याद हो तो, अवागाद्रोज लॉ, दिस इज जस्ट सिमिलर टू, अवागाद्रो का लॉ भी तो यही है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर भी तो वही चीज कह रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं, हेंस ये किसके लिए, फॉर गैसेस के लिए, हेंस समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाएगा, वांट हाफ अवागाद्रो लॉ, वांट हाफ अवागाद्रोज लॉ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वांट हाफ अवागाद्रो लॉ भी कहेंगे, ठीक है भाई। और इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, वांट हाफ अवागाद्रो लॉ को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं, एंड इट मे बी डिफाइंड एज, अगर इसको डिफाइन करें तो आपका तो यही तो है, इफ टू सॉल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, देयर इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन, क्या करेगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, यही है आपका स्टेटमेंट, यही आपका स्टेटमेंट हो गया भाई। इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, यही आपका क्या कहला रहा है, अवागाद्रो लॉ। अब यहां एक टर्म यूज हो गया, टू सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन आपने बोल दिया और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, तो उसे क्या कहेंगे, देखिए,
देखिए आपने कहा एक और चीज बोल दिया इसी में, if two solutions have the same osmotic pressure, दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, ऐसे सॉल्यूशन को सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स होता है इक्वल, आइसो मीन्स क्या होता है इक्वल, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका इक्वल हो उसे आइसो ऑस्मोटिक कहते हैं। आइसोटोनिक आइसो ऑस्मोटिक चाहे जो कहिए, आपका ये यहाँ पे दिखाई देगा। अब आइए देखते हैं। सर ये वाला रिपीट कर दीजिए, आप इरेज कर दिए। क्या चीज, क्या चीज बताओ? दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक जो बता रहे। हाँ, आइसोटोनिक का मतलब हमने यही बताया कि दो सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसे आइसोटोनिक या आइसो ऑस्मोटिक कहते हैं। दो सॉल्यूशन, if two solution have same osmotic pressure then solution are called isotonic या isoosmotic। ठीक है, ये चीज। चले आगे। ओके सर। चले अब नेक्स्ट है करिए कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं। फार्मूला बहुत सिंपल सा है, आपने भी पढ़ा। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू वांट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अभी आपने निकाला था, क्या लिया था? PV इज इक्वल टू NST। N बराबर क्या लिया? N बराबर लिया आपने WB अपॉन MB। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। सॉल्यूट को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? B मानते हैं। तो PV इज इक्वल टू N की जगह हम रख दे क्या? WB MB ST, या MB बराबर क्या रख दें? WB ST अपान P इंटू V। WB क्या है? वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। MB क्या है? मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। यस क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट है।
इक्वल टू आर होता है, इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये होता है। पी जो है प्रेशर है इन एटीएम, वी जो है वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इन लीटर, टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। यही आपका कैलकुलेशन है। दिस इज द फार्मूला। हो गए भैया? नो सर। डन सर। अभी आपने एक चीज कहा, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सपोज करिए सॉल्यूशन है हमारे पास, दो सॉल्यूशन है, एक ए ले रहे हैं, एक बी ले रहे हैं। एक का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लिया Pa है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लीजिए Pb है। तो हमारा जो Pa होगा वो क्या होगा, यहाँ पे Pa बराबर Pb होगा, Pa बराबर Pb होगा, क्योंकि आइसोटोनिक है। सिंस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, सॉल्यूशन हमारा आइसोटोनिक है, तो Pa बराबर हमारा क्या हो जाएगा Pb, और Pa बराबर अभी आपने निकाला था क्या चीज, आपने एक फार्मूला लिखा था, अभी फार्मूला लिखा था Pb इज इक्वल टू St, NST ना, और यहाँ पे आपने एक फार्मूला जो बनाया था P इज इक्वल टू NST बाई V, और N अब देखिए तो A के लिए क्या हो जाएगा, A के लिए फार्मूला हो जाएगा Na बाई VST बराबर NB बाई ST बाई V, ये हो जाएगा। अब ST बाई V ST बाई V कैंसिल हो सकता है, तो बचेगा क्या, Na बराबर NB, अगर आइसोटोनिक होगा तो Na का हम लोग मतलब क्या लिखेंगे, WA अपान MA इज इक्वल टू WB अपान MB। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन आता है तो मोलर मास निकालने को कहता है, तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते उन दोनों का वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम। ध्यान दीजिएगा, अगर टेम्परेचर वॉल्यूम सेम है
तो यहाँ पे जो प्रपोर्शन आएगा Na इज इक्वल टू NB, और उससे एक फार्मूला निकल के आएगा WA अपान MA इज इक्वल टू WB अपान MB। और WA WB जान ही रहे क्या है, मास यानी वेट है, वेट ऑफ सब्सटेंस है। वेट ऑफ सब्सटेंस की सहायता से आप वैल्यू ये कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया भैया? यस सर। अब इसी पे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप बुद्धि लगाइएगा, आ जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर हम बताएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बुद्धि अगर लगा लोगे तो आ जाएगा। हाँ एक चीज और, एक क्वेश्चन और सुन लीजिए तो फिर चलें। कभी कभी ये कहता है कि सॉल्यूशन मिक्स कर दीजिए, मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने को कभी कभी पूछ लेता है। तो हम एक पहले क्वेश्चन दे देता हूं, आपको बताएं। ये देखिए क्वेश्चन, a 5% solution of cane sugar, a 5% solution of cane sugar, cane sugar 5% solution of cane sugar, ब्रैकेट में मोलर मास इसका होता है 342। मोलर मास कितना होता है, मोलर मास 342 is isotonic with कितने ग्राम का दिया है, 0.877% solution of यूरिया। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मास निकालना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ यूरिया। तो इसका मतलब परसेंटेज वाला हमने बताया था क्या होता है, मतलब इतना ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट है, इतना ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट है, तो मास मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा, मोलर मास दिया, यही वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। यही वाला फार्मूला लगा देंगे तो आपको वैल्यू जो है आपके हिसाब से दिखाई देगी भाई। ठीक है मेरे लाल? सर मोलर मास तो उसके फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। हाँ तो मोलर मास ये कंपेयर करने कह रहा है ना, क्या कह रहा है, 5% सोल्यूशन बस, आप उसके बाद और कुछ नहीं दिया है ना। यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें निकालना क्या है, हमें ए मान लीजिए, केन शुगर मान लिया, बी मान लिया, सल्यूट मान लिया। तो सल्यूट का वेट दिया है, ए मोलर मास क्या नाम है, केन शुगर का दिया है। ठीक, बी में वेट दिया है, मोलर मास नहीं दिया, ये निकालना है, इस फार्मूले से आएगा। यस सर। क्योंकि यहाँ न टेम्परेचर है, न प्रेशर है, न वॉल्यूम है, कुछ नहीं दिया है, ये शर्त रख लिया है बस। आइसोटोनिक है कि सब अपने आप सेम हो जाएंगे, जब ये सेम हो जाएंगे तो फार्मूला यही लगेगा। ठीक है, इसको लगाइएगा, लगा के रखिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे। थैंक यू।